हाँ हाँ, नमस्कार मैडम। जी, नमस्कार जी, नमस्कार। वेलकम जी। थैंक यू मैम। जी। 6 बजे स्टार्ट करेंगे डॉक्टर साहब, हाँ, है कोई ना? नहीं मैम, बिल्कुल। आपकी तब तक पीपीटी वगैरह कुछ है तो एक बार शेयर कर लेंगे ना, तो हम देख लेंगे कि भई हाँ, ईज़िली मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा सब। नहीं, आप ही वहीं से शेयर कर दीजिए। इसी पे हाँ जी, ऑन स्क्रीन अभी शेयर कर दो। हाँ जी। फर्स्ट पेज आप रख भी सकते हैं, है ना? तभी समय भी थोड़ा बचेगा। हाँ, हाँ जी। बाहर आया कौन है? आई डोंट नो तुमको अरे यहाँ पे एक मिनट। इसमें अलाउ टू शेयर है क्या मैम? ये जो अपर साइड एक एरो आ रहा है ना हाथ के पास में, नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, वहीं से हो इसमें जाएगा। इसमें भी अलाउ टू नहीं, शेयर है। नहीं, अलाउ कर रखा है। आपको मैंने को-होस्ट बना दिया ना, हाँ, मैंने। तो हाँ जी, हाँ जी, आप कर पाएँगे। हाँ, हो गया, हो गया। तो शाखा से है वो इन्फिनिटी मिरर हो गया, है ना? फिर से एक बार कर लीजिए। हाँ, मैं एक मिनट। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये विंडोज से वो वहाँ शाखा से है आ रहा पाँच दिन है जी अच्छी बात हाँ देखो। हाँ हाँ हाँ, छोड़ना बेटा। 8 बजे की ट्रेन है, उस हिसाब से देख लो कौन छोड़ेगा। हम्म हम्म हम्म। तो करा दो, व्यवस्था करा दो, पहले से मैडम को फ़ोन कर लेगा तो देख लेगा बात। हाँ, साथ ठीक है। हिमांग से कर लो बात। ठीक से नहीं आ रहा ना। नहीं, इन्फिनिटी हो रहा है। नीचे है ना, पहले आप डॉक्टर साहब पीपीटी खोल के जो मिनिमाइज़ करके रखते हैं ना हम, हाँ जी। वैसे कर लीजिए। वो तो कर रखा है मैम ना मैंने। अच्छा, कर रखा है, ओके। अब मैं वही देख रहा हूँ, एक्चुअली ये ना सिस्टम विंडोज नहीं ले रहा, या तो मैं रीज्वाइन करता हूँ नहीं, दोबारा। जैसे ही आप वो करते हैं ना, जैसे क्लिक करेंगे ऊपर वाले पे तो क्रोम, विंडो, एंटायर स्क्रीन, तो विंडो करेंगे ना तो आपकी वो भी दिखा देंगे। वो नहीं दिखा रहा ना, इसी यही अच्छा, दिक्कत नहीं आ दिखा रही रहा है। है। वही कर रहा हूँ मैं, उसी से नहीं आ रहा है। ये अभी विंडो से किया ना, अच्छा। तो अभी ये आ रहा है। हुँ, मैं दिन में तो किया, सब तो ठीक था। अच्छा जी। दूसरी पैनल से करके देखता हूँ। हुँ, अभी भी नहीं, मैं दोबारा रीज्वाइन करता हूँ मैम एक बार। हाँ जी। क्या हो सकता है उससे कोई इशू ठीक हो जाए। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते हेलो बेटा। नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में हम प्रत्येक शुक्रवार को एक नए स्पीकर के साथ, नई ऊर्जा के साथ, आयुर्वेद को एक अच्छे मुकाम पर और फर्म नॉलेज के साथ, जो क्लिनिकल नॉलेज है, ऐसे स्पीकर को आपके सामने लेकर आते हैं। और आज के स्पीकर का परिचय मैं आप सबके सामने देना चाहूंगी। आज का व्याख्यान 478 22 नवंबर को, आज हम पूरे 9 साल हमने आज पूरे किए। 21 नवंबर 2015 को ये व्याख्यान माला एक सेमिनार के बाद सभी अधिकारियों के मिले जुले एक निर्णय के बाद ये यहाँ शुरू की गई थी। और 14 नवंबर को वो सेमिनार था और उसके बाद साप्ताहिक रूप में इसको शुरू किया गया था। और आज के जो हमारे स्पीकर है उनका टॉपिक है थेरापेटिक अप्रोच टू द पेशेंट्स, यानी चिकित्सकीय रोगों के प्रति चिकित्सकीय दृष्टिकोण। आपका नाम है डॉक्टर सुखबीर सोनी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुष विभाग, सिविल हॉस्पिटल, हिसार, हरियाणा में अभी वर्तमान समय में आप कार्य कर रहे हैं। आपने काय चिकित्सा में एमडी और पीएचडी की हुई है और आपका क्लिनिकल नॉलेज बहुत बढ़िया है। और मैं अभी एक पार्टिसिपेंट्स का नाम भूल रही हूँ, उन्होंने आपका नाम मुझे रिकमेंड किया था और आपने तुरंत ही, क्योंकि ये व्याख्यान माला में हमने गत 9 वर्षों से अनवरत रूप से एक विधा, एक मेथड हमने रखी है कि यहाँ आने वाले पार्टिसिपेंट्स भी स्पीकर का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, विषय है ना, टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और हम उन सारे स्पीकर्स को बुलाने की पूरी कोशिश करते हैं और स्पीकर की अनुकूलता के अनुसार वो यहाँ आकर हमें इस ज्ञान यज्ञ में वो अपना योगदान भी देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर सुखबीर जी से आज हमारी पूर्व में हमारी बात हुई और आज वो हमारे इस व्याख्यान माला के स्पीकर है। तो मैं आज के स्पीकर का हार्दिक स्वागत करती हूँ, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं आज के व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर सुखबीर जी, वेलकम जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इसमें मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर बलदेव धीमान जी, मेरे गुरुजी, मेरे अग्रज भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है सुखबीर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज आप लोगों ने मेरे को एक अपना विषय रखने के लिए यहाँ पे ऐसा एक प्रतिनिधि के रूप में बुलाया, इसमें मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि विश्व आयुर्वेद परिषद के प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी बात रख पाऊंगा। मैम, मैंने आपको मेरी पीपीटी शेयर कर दी है, शायद मेरे एंड पे कोई इशू आ रहा है तो जी डॉक्टर साहब, कोई और शेयर कर सके तो। मैंने पीडीएफ भी और पीपीटी दोनों कर दिया है। अच्छा जी, कोई और शेयर कर सके या तो।
हाँ जी, मैं एक्चुअली कोई स्टूडेंट तो इसमें दिख नहीं, एक्चुअली क्या मेरी अभी थोड़ी देर में ट्रेन है, तो हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए चलो आप एक बार वक्तव्य शुरू करें, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, है ना? हाँ जी, मैंने एक्चुअली कई बार ट्राई किया है लेकिन हो हाँ नहीं रहा, जी, पता नहीं क्यों। हाँ जी, हाँ जी, मैं करती हूँ, 1 मिनट, है ना? आप वक्तव्य देना शुरू कर दीजिए, है ना? बेसिकली जो अभी लगभग मेरे को 15 से 20 साल होने को आ गए पीजी किए हुए, और काफी उस समय व्यवस्थाएं अलग थी, अभी बदली हैं, और उस समय से अब तक के कालखंड में काफी परिवर्तन भी हुआ है और लोगों का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ा है। मेरा ऐसा मानना है, लोग हमें एक अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें जो एक अप टू डेट होना चाहिए, हम शायद उस तरीके से अभी तक लोगों को सर्विस नहीं दे पाए हैं, और यदि इसी गति से हम चलते रहे तो हम शायद निकट भविष्य में अच्छी सेवाएं लोगों को दे पाएंगे। अभी भी दे रहे हैं, लेकिन और उत्तीर्णता उसमें और अच्छा हम कर पाएंगे समय के साथ। इसमें छोटा सा काम मैं जैसे मैडम ने बताया, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, और सिविल हॉस्पिटल हिसार में हरियाणा में पोस्टेड हूँ। मैं एकेडमिशियन नहीं हूँ, मैं केवल क्लिनिशियन हूँ अभी, और पिछले 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इस सब के बाद मेरे कुछ क्लिनिकल अनुभव हैं जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ साझा करूंगा। उसमें बहुत शास्त्रोक्त, बहुत श्लोक, बहुत बड़े बड़े शास्त्र, बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऐसी ना करके मैंने एक ऐसी सामान्य प्रैक्टिकल चीजों को इंक्लूड किया है जो कि एक कॉमन प्रैक्टिशनर को आनी चाहिए। कॉमन प्रैक्टिशनर को उन चीजों में देखना चाहिए, आयुर्वेद के प्रति कैसे देखना चाहिए, आयुर्वेद के प्रति उसकी थॉट कैसी रहनी चाहिए, पेशेंटों में उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी होनी चाहिए। मैं प्योर क्लिनिकल व्यक्ति हूँ और मैंने पेशेंट को ही ठीक करना मेरा एक टारगेट रहता है। तो यदि पेशेंट ठीक है तो हम सब ठीक है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से, यदि मैं शास्त्र मेरे को बहुत कंठस्थ है, बहुत अच्छा है, और मैं यदि रोगी ठीक नहीं कर पा रहा हूं तो शास्त्र का कोई मेरे को लाभ नहीं है, समाज को लाभ नहीं है। और यदि मेरे को शास्त्र कंठस्थ नहीं है और मैं पेशेंट ठीक कर पा रहा हूँ तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, पीपीटी विजिबल? हाँ जी मैडम, आया है, लेकिन अभी पूरा स्क्रीन पे पूरा नहीं आया। अच्छा, 1 मिनट, ये शायद हाँ जी मैम। ओके जी। तो शास्त्र हमें आना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन रोगी ठीक करना इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरा एक दृष्टिकोण रहता है रोगी के प्रति। यदि हम पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, पेशेंट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है। चाहे हमारा ज्ञान, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट, चाहे हमारे डिपार्टमेंट, चाहे कुछ भी बना है, वो सिर्फ पेशेंट के लिए बना है। ऐसा मेरा थॉट रहता है कि पेशेंट ठीक करना मेरी प्रायोरिटी में रहता है। पेशेंट ठीक करने के लिए हमारे पास खूब सारी जानकारी, बहुत अच्छा, जैसे आप मैडम ने शुरू किया है विश्व आयुर्वेद परिषद के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा वेबिनार शुरू किया है, और बहुत सारे वेबिनार सेमिनार्स अब पहले से ज्यादा होने लगे हैं। पहले भी होते थे और अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा है, सबका एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे डेवलप हो गए हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। ज्यादातर मेरा देखा वेबिनार्स में मैंने कि सबका एक दृष्टिकोण रहता है कि रोग के प्रति चिकित्सीय दृष्टिकोण, रोग के प्रति चिकित्सीय दृष्टिकोण अर्थात हम किसी व्याधि में क्या चिकित्सा करें। संधिवात है तो ये चिकित्सा करेंगे, हाइपरटेंशन है तो ये करेंगे, कैंसर है तो ये करेंगे, पांडु है तो ये करेंगे। इस तरह का एक चिकित्सा का दृष्टिकोण सबका रहता है, और विभिन्न व्याधियों में चिकित्सीय दृष्टिकोण के प्रति लेक्चर्स हमेशा सुनने को मिलते हैं। लेकिन मेरे को एक बार मैं बैठे बैठे ऐसा लगा कि यार कुछ चीज मिसिंग है, तो मैंने एक ये पीपीटी तैयार की और मैंने एक लेक्चर इसके बारे में तय किया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा, जो मेरी सोच है वो ये है कि रोगी के प्रति चिकित्सीय दृष्टिकोण हमारा क्या होना चाहिए। रोग के प्रति चिकित्सीय दृष्टिकोण, शास्त्र में बहुत कुछ है, शास्त्र हम पढ़ते हैं,
बहुत शास्त्र के विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको शास्त्र बहुत अच्छे से आता है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन रोगी के प्रति भी हमारा यदि चिकित्सीय दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा तो हम रोगी को ठीक नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट प्लीज। स्लाइड थोड़ा सा, हाँ जी, सेकंड, थैंक यू मैम। आयुर्वेद को हम देख रहे हैं कि अभी आयुर्वेद एक आशा की किरण है, पहले भी थी लेकिन अभी बहुत ज्यादा, जैसे कोविड से लेके और कोविड के बाद से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति आयुर्वेद के प्रति आशान्वित होके आ रहा है और एक सोचता है कि मैं यहाँ पे जाके अपना इलाज कराऊं और मैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अमूमन हम देखते हैं कि मेरी चिकित्सा में मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पहले हम पूछते थे रोगी को कि आपको कितने दिन से दिक्कत है। अभी जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनसे ऐसा पूछना पड़ रहा है कि आपको कितने साल से दिक्कत है। तो इतने क्रोनिक पेशेंट्स हमारे पास आने लग गए हैं आयुर्वेद के चिकित्सकों के पास। तो पूरा का पूरा एक आशा की किरण हमारी तरफ डेवलप हो चुकी है। यदि हम पूछते हैं कि आपने किसको दिखाया तो वो कहता है जी आप डॉक्टर का नाम बोलिए, मैं उस डॉक्टर का इलाज आपको दिखाता हूँ, मैं वहां से इलाज करा के आया हूँ और मैं दुखी हूँ, मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने इतने पैसे खर्च कर चुका हूँ लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है, कम है, मैं दुखी हूँ, मेरे पास बीमारी का, मैंने इतने दिन से स्टेरॉइड खाए हैं, इतने दिन से दवाई खाई है, मैं दुखी हूँ। हमारे पास वो एक आशा की किरण लेके आता है। हम उसको ऐसा लगता है कि एक भगवान है और एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और ठीक कर देंगे। तो पहला परसेप्शन जो है रोगी के प्रति यहां से बदल जाता है कि हम भगवान नहीं है और हम भी एक चिकित्सक हैं जो आयुर्वेदिक विज्ञान जो है, आयुर्वेद विज्ञान जो है उसके अनुसार जो है अपनी आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। यदि उनकी जो मिसकंसेप्शंस है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम हर बीमारी को ठीक कर देंगे या फिर हम एक ऐसा चमत्कार कर देंगे, ये सबसे पहला परसेप्शन रोगी का हमें बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि उसकी आशा है डेफिनेटली आपके मेरे किसी के भी दर्द होगा, मतलब दर्द का मतलब कोई बीमारी होगी, हम भी चाहते हैं ठीक होगा, वो इसी आशा के साथ हमारे पास आता है। लेकिन आगे आगे मैं आपको चीजें बताऊंगा कि हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसमें। दूसरी बात है कि आयुर्वेद, इसमें मेरे ख्याल से काफी केवल विद्यार्थी नहीं होंगे, बहुत से चिकित्सक भी होंगे और बहुत एक्सपीरियंस जैसे गुरुजी बैठे हैं, सबका ऐसा ध्यान में रहता है कि आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है। कम से कम मैं 25-30 साल से आयुर्वेद, 30 साल से आयुर्वेद में हूं, तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद एक एनसाइक्लोपीडिया है जिंदगी जीने का, जिसमें यदि हम शास्त्र का रेफरेंस देखें कि चरक संहिता से देखते हैं या और कहीं संहिता से देखते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन किया है और उसमें केवल चिकित्सीय दृष्टिकोण नहीं है, उसमें जीवन जीने की कला है। हम जैसे पहले लिखते थे कि आयुर्वेद इज द लाइफ साइंस, वो है वास्तव में, हमें पता भी है ये है। और लेकिन ये सब चीजें एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य रोगी के मन में ऐसा आभास उसके मन में होना चाहिए और उसको ये समझ में आना चाहिए कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं है, आयुर्वेद जीवन जीने का तरीका है। चिकित्सा उसका एक अंश है, उसका एक भाग है। नेक्स्ट प्लीज। अब हमारे साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती क्या है कि हम फेस क्या करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। पेशेंट्स आर नॉट अवेयर एंड लुकिंग एज ए लास्ट ऑप्शन एंड फाइंडिंग सम मिरेकल्स। जैसे मैंने बताया कि रोगी आते हैं और उनको लगता है कि हम लास्ट ऑप्शन हैं और हमारे अंदर कुछ ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल करके दिखाएंगे। लेकिन हमें इस सब चीजों को उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और ये हमें भी पता होना चाहिए, हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे, जैसे आगे भी हम बताएंगे इसको, कि हमारी कितना हम पहुंच है हमारी। क्योंकि हम यदि इस तरह से इमेज बना देंगे आयुर्वेद की कि आयुर्वेद मिरेकल करता है और आयुर्वेद ऐसा करता है, आयुर्वेद वैसा करता है, लोगों के बीच में ऐसी इमेज जाएगी तो वो गलत होगा, आयुर्वेद विज्ञान के लिए गलत होगा।
हमें अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से ये जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि पेशेंट मिरेकल ढूंढता है, वो हमें उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उसको अवेयर करना पड़ेगा। सेकंड है, स्कॉलर्स आर नॉट वेल वर्स्ड विद द नॉलेज एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डेफिनेटली पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी रही है बहुत से मतलब स्कॉलर्स की, लेकिन चिकित्सा के समय जब पेशेंट उनके सामने आ जाता है या फिर बाहर बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ जाती है तो उनके कॉन्फिडेंस हिल जाता है। उनको कभी कभी तो पेशेंट ऐसा लगता है कि कुछ भी आगे बोलता तो समझ में नहीं आता, डर सा लगता है, क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारे स्कॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस है ये कम है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस उसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। क्वालिटी मेडिसिन अनअवेलेबिलिटी ये एक बड़ा इशू है। डेफिनेटली हम में से मैक्सिमम लोग कंपनी बेस्ड मेडिसिन जो है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और कंपनीज की क्वालिटी के बारे में सब लोगों को पता है। कभी किसी के लोकल अच्छी मिलती है, कोई मेडिसिन किसी की अच्छी मिलती है, लेकिन हम उसको हमें इसके हमारे एक चैलेंज है ये मेडिसिन की अनअवेलेबिलिटी जो है, क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल ना होना। इसके लिए भी हमें कुछ लोगों ने, कुछ वैद्यों ने ऐसा किया, कुछ मेडिसिन अपनी बनाते हैं, कुछ डिपेंड करते हैं, कुछ लोगों ने क्लब किया है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें प्रैक्टिकली कुछ न कुछ आसपास अपने एक ग्रुप बना के या किसी भी तरीके से इस एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर हमें इस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड द पैलेटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम पेशेंट को काढ़ा लिखते हैं तो बड़ा नाक बंद करके काढ़ा पीता है, कहता है जी बड़ा कड़वा काढ़ा है। मतलब एक बच्चे को यदि हमने मेडिसिन देनी है तो उसको मेडिसिन कैसे दे रहे हैं, होम्योपैथी के जैसे यदि मीठी मेडिसिन दे रहे हैं तो उसको अच्छा लगता है। और आयुर्वेद के मेडिसिन जो है कोटेड भी नहीं होती है, कई बार हम चूर्ण देते हैं, कभी काढ़ा देते हैं, कभी इस तरह के मेडिसिन देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आयुर्वेद के लोगों के लिए। ठीक है, उसके एवज में कुछ कफ सिरप्स आई हैं, कुछ एक टैबलेट्स बनी हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनके रिजल्ट्स इस पे एक बड़ा संशय है। कुल मिला के ये 4-5 बिंदु जो हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम इसमें फेस करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। पूरी की पूरी पीपीटी में मैंने कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं डाला है लिटरेचर का, कोई संस्कृत का श्लोक या कुछ ऐसी चीज नहीं डाली है कि बहुत बड़ी बड़ी उसमें चीजें हो या कुछ ऐसा मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो हमारी चीजें, रोगी के प्रति हमें जो चिकित्सीय दृष्टिकोण जब हम देखते हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। हाउ टू बीट दीज प्रॉब्लम्स, हम इन सब चीजों को कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे अभी आपका एक वेबिनार ये चल रहा है, जैसे मैम ने बताया कि इतने सारे वेबिनार्स अपने हो चुके हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, हर कोई अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है। तो साउंड नॉलेज इन द प्रैक्टिकल लर्निंग्स, इन वेबिनार्स में डेफिनेटली नॉलेज बढ़ती है, कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग्स होती है, लेकिन और प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए कुछ ऐसे वर्कशॉप, प्रैक्टिकल वर्कशॉप या लाइव ट्रीटमेंट्स या कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस वो भी बढ़ने चाहिए ताकि सबकी प्रैक्टिकल लर्निंग हो। थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है डेफिनेटली। अभी हम एक स्टेज पे आ गए कि हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज वेल बस्ट हो गई है, हमारे पास बहुत सारा डाटा, बहुत सारी पीपीटीज, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब लेक्चर्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट के ऊपर कितना हो रहा है, वो हम कितना कर पा रहे हैं, हमारे स्कॉलर्स कितना कर पा रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा है कि एक बड़ा कॉमन थॉट है बिलीव इन द लिटरेचर, हमें अपने लिटरेचर पे विश्वास रखना चाहिए। अभी भी जैसे कम दिन में एक सेमिनार में डिस्कस हो रहा था कि स्फेरोसाइटोसिस का पेशेंट है, एनीमिया में वो जीनोम जेनेटिक इश्यू है जिसके कारण एनीमिया है बच्चे को, उसके बारे में हम नहीं कर सकते। तो लेकिन अभी मैं एक उसी बारे में बताऊं कि हमारे पास एक स्फेरोसाइटोसिस का बच्चा आ रहा है जो कि हर 8वें महीने में उसको ब्लड लगाना पड़ रहा है, उसका HB 5-6 आ रहा था। और अभी पिछले 4 महीने से हमने जब से ट्रीटमेंट शुरू किया है, ब्लड लगाने के बाद से, ब्लड लगाया तब उसको 10 के करीब था, 10.26 ग्राम HB था उसका, और तब से लेके आज तक 4 महीने में हमने वहीं के वहीं टकाया उसको, वहीं की वहीं स्टेबल है। यदि 4 महीने और ऐसे रहता है, इसका मतलब ये है कि हमारा सक्सेसफुल रेट अच्छा है, हम उसको
बलून लगाने से बचा सकते हैं। बात मेरे इस ट्रीटमेंट की नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बात यह है कि मैंने शास्त्र को उसी तरीके से पढ़ा, उसको पेशेंट को समझा, और मेरे को शास्त्र में विश्वास था कि हम डेफिनेटली, हमारे लिटरेचर में कुछ ऐसा दिया हुआ है तो हम पेशेंटों को फायदा दे सकते हैं। तो हमें अपने शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को समझना होगा और पूरे शास्त्र में विश्वास रखना होगा कि डेफिनेटली जो भी लिखा है वो ऑथेंटिक है, एक्सेप्टेबल है, और उसको हम कभी भी नहीं बदल सकते। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। अभी हम बहुत बार हमारे मतलब नए चिकित्सक जो है, या हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। बहुत ऐसी नई बीमारी आ जाती है, मान लो कोविड ही आया या और कोई बीमारी ऐसी आती है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यदि हम लिटरेचर में बिलीव करके बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करेंगे तो हम डेफिनेटली पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह आता है नेक्स्ट पब्लिक अवेयरनेस, कि पब्लिक को हमें जिस तरह से पहले, इससे पहले वाले मैंने उसमें पीपीटी में बताया कि पब्लिक की अवेयरनेस तो है आयुर्वेद के प्रति, लेकिन पब्लिक जो है डेफिनेटली अपना पेन खत्म करना चाहती है, दर्द खत्म करना चाहती है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि रातों रात ठीक हो जाएंगे या फिर हम चमत्कार कर देंगे। इस सब चीजों से पब्लिक को हमें अवेयर करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि आयुर्वेद की भी लिमिटेशंस हैं, हमारी चिकित्सा की भी लिमिटेशंस हैं, उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है रियल प्रैक्टिस। हमें पेशेंट को उसका ठीक प्रोग्नोसिस बताना, हमें हवा हवाई बात ना करना और ऑनेस्ट इलाज करना, टारगेट प्रैक्टिस करना, ये हमारा रियल प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए। आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एडवर्टाइज करते हैं, जो टीवी पे आते हैं या बड़ी बड़ी एड्स देते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आयुर्वेद के प्रति हमारा लोगों का एक बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पंचकर्म के बारे में यदि हम देखें कि पंचकर्म के नाम पे क्या नहीं हो रहा है सबको पता है, लेकिन ये एक रियल प्रैक्टिस नहीं है। रियल जो पंचकर्म है, रियल जो आयुर्वेद है, चिकित्सा है हमारी, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और हमें उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये जो फेक है, कुवैद्य हैं जिसको हम कहते हैं, जो आयुर्वेद का नाम खराब करने पे लगे हुए हैं, उन सब से बचना होगा, उन सबको बचाना होगा और उन सब से लोगों को बचाना होगा, और हमें उनको, पब्लिक को उसके सबके प्रति अवेयर करना होगा कि भाई ये शास्त्रोक्त सही चिकित्सा ये है और इसी तरह से आप मूव कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। What do you want to see in the patient? बेसिकली जब भी हम चिकित्सा करते हैं, मेरा एक जिस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल हमको हर कोई लेता है इसमें, कि भाई एक गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी का है और वो आधा खाली है। तो एक व्यक्ति उसमें क्या देखता है कि आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जो है एक पेशेंट में जो देखना चाहते हैं और जो उससे सुनना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम एक पेशेंट को किस तरीके से देखेंगे, ये हमारा विजन कैसा है उसके प्रति। हम मान लो हमने उसके अंदर रुक्षता ही देखेंगे तो रुक्षता ही नजर आएगी हमें। यदि हम उसके अंदर तीक्ष्णता देखना चाहेंगे, तीक्ष्णता ही नजर आएगी। कुल मिला के हम पेशेंट के अंदर क्या देखना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम परसेप्ट करना चाहते हैं, हमारा थॉट उसके प्रति क्या है, ये सारी चीजें यदि हम परसेप्ट करेंगे तो हम उससे ठीक से बात करेंगे, तो सारी की सारी चीजों को ठीक से इवेलुएट करके ही हम इलाज कर पाएंगे। यदि हम किसी, ये जनरलाइज कंसेप्ट है, किसी भी पैथी में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो हमारा पेशेंट को हम देखना क्या चाहते हैं, पेशेंट में ये हमें देखना है। यदि हम उसमें आयुर्वेद देखना चाहेंगे तो हमें आयुर्वेद दिखाई देगा, यदि हम उसमें एलोपैथिक देखना चाहेंगे तो एलोपैथिक दिखाई देगा, यदि मेरे को उसमें वातरक देखना है तो वातरक दिखाई देगा, यदि मैं उसमें गाउट देखना देखूंगा तो मेरे को गाउट नजर आएगा। तो हमें अपने शास्त्र के प्रति कैसी हमें विजन होना चाहिए, हम उसमें क्या देखना चाहते हैं, हमें डिसाइड करना है और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। बसें तो आती हैं पर शाम को चलेंगी। सेल्फ अप्रोच। अब मैंने जैसे बताया कि हम देखना क्या चाहते हैं। अब हम देखना वहां पे वो चाहते हैं कि जो
100% आयुर्वेदिक है बस एक ही और क्वेश्चन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है, क्या हम उसमें वहां पे डेफिनेटली हम बड़ी चीजों का, जैसे वी मे टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न पैरामीटर्स, हाँ मैं लेकिन बचेंगे। अब जैसे मॉडर्न पैरामीटर्स की हेल्प तो हम ले लेंगे कि हमने मान लो कि गाउट में यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ हम देख सकते हैं, लेकिन वातरक्त में हम जो देखना चाहते हैं, उसका दाह देखना चाहते हैं, उसकी शोथ देखना चाहते हैं, कुछ भी पैरामीटर्स देखना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे देखते हैं। और हमारी ये जो अप्रोच है पेशेंट के प्रति, मैं नहीं कहता कि मॉडर्न मेडिसिन बेकार है, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस जो है आयुर्वेदिक ही होना चाहिए 100%। पेशेंट को बताने के लिए, समझाने के लिए हम बहुत बार एलोपैथिक मेडिसिन का, एलोपैथिक डायग्नोसिस का, मेडिकल मॉडर्न पैरामीटर्स का हेल्प लेते हैं, लेकिन एज फार एज कंसर्न विद द ट्रीटमेंट, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम आयुर्वेदिक तरीके से उसको सोच कर, उसी तरीके से उसके यदि डायग्नोज बना के, उसी तरीके से यदि उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो ही हम पेशेंट को ज्यादा फायदा दे पाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। थ्री मेन पिलर्स ऑफ द मैनेजमेंट। थ्री मेन पिलर्स में जब हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी ओपीडी में भी हमें कहते हैं 60-70 की ओपीडी होती है, हम लोग देखते हैं या औरों को भी देखते हैं कि जब भीड़ ज्यादा होती है या फिर बहुत सारे जो हम पेशेंट के जब ट्रीटमेंट की बात आती है, हम उससे बात तो करते हैं, 2 चीजें पूछते हैं, 2-4 चीजें पूछते हैं, और उसका आगे जाके हम उसका ट्रीटमेंट ठीक से हिस्ट्री नहीं लेते हैं सही से। और यदि हम ठीक से हिस्ट्री नहीं लेंगे, उसकी ठीक से जांच नहीं करेंगे, ठीक से उसके बारे में नहीं असेसमेंट करेंगे, तो हम पेशेंट का कभी भी इलाज नहीं कर पाएंगे। ये कॉमन फिनोमेना है, हम फर्स्ट प्रूफ सेकंड प्रूफ से सुनते आए हैं कि भी हिस्ट्री टेकिंग लेनी है, हिस्ट्री टेकिंग करनी है, लेकिन हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर गंभीरता जो है नहीं हो पाती। हम लोग जो है आया पेशेंट और तुरंत उसका इलाज लिखा, छोटे छोटे उसके बिंदु पूछे और तुरंत इलाज लिख के और उसको हमने छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार ऐसा देखा गया है। लेकिन यदि हम हिस्ट्री निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि एक मान लो कटी ग्रह का पेशेंट है और यदि मैं उसको डिटेल में यदि हिस्ट्री नहीं लेता हूँ, तो हो सकता है कि मैं उसके सामान्य चिकित्सा करता रहूंगा, कोई मतलब कभी उसको कटी बस्ती दूंगा, कभी बस्ती दूंगा, कभी इस तरह के हम ट्रीटमेंट्स को प्लान करते हैं। लेकिन यदि मैंने थोड़ा सा उसको हिस्ट्री टेकिंग सही से की है, तो अजीर्ण में भी देखेंगे कि पार्श्व पृष्ठ कटी ग्रह इस तरह से लिखा हुआ है। यदि हम अजीर्ण की चिकित्सा करेंगे तो उसकी कटी ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो डिटेल्ड हिस्ट्री यदि हम पेशेंट में नहीं जाएंगे, यदि हम पेशेंट से बात नहीं करेंगे, तो पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। और यदि डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे हमारे पास मैं एक बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूँ, सिंपल चीजें बता रहा हूँ। एक पेशेंट हमारे पास, फीमेल लड़की थी हमारे पास, उसको यूटीआई का इश्यू था। उसने मेदांता तक अपना ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया, उसका यूटीआई ठीक नहीं हुआ। कितनी बार कल्चर हुआ, कितने एंटीबायोटिक्स दिए, कितना नहीं हुआ। वो हमारे पास आगे जी आयुर्वेद में चिकित्सा कुछ होगी, विशेष होगी, वही एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। वो हमारे पास आई, हमने उससे बात करी, 10 से 15 मिनट मैंने हिस्ट्री ली ढंग से हिस्ट्री देने के बाद निकाला कि उस पेशेंट को बेसिकली एक बच्ची थी वो, तो कोई बचपन में कुछ उसके साथ गड़बड़ हुई थी, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। उसके बाद से वो पेशेंट डिप्रेशन में था और डिप्रेशन के कारण उसकी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम हम उसकी कोई ठीक नहीं कर पा रहा था क्योंकि किसी ने हिस्ट्री नहीं ली। ऐसा नहीं किसी को हिस्ट्री लेनी नहीं आती थी या मेदांता तक वो घूम के आई है क्या सारे डॉक्टर बेवकूफ थे, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी हिस्ट्री लेने की आदत नहीं है। तो हमने उसकी हिस्ट्री ली और वो 1.5-2 साल हमें लगा उसको। हमने एंटी डिप्रेसेंट से लेकर आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट जो भी बेस्ट पॉसिबल उसका हो सकता था वो हमने कराया, और आज वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, बिल्कुल नॉर्मल है। और वो ठीक तो 15-20 दिन में ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन को कम करना, उसको स्टेबल करना, सारी चीजों में हमें टाइम लगा। तो ये एक ट्रैक है काम करने का। रोगी के प्रति हमारा दृष्टिकोण है कैसा है। यदि हम केवल फॉर्मेलिटीज 2-4 चीजें पूछ के उसको चिकित्सा करेंगे तो कभी भी हम नहीं कर सकते। गूढ़ जो लिंग है उसको निकालना ही पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है।
नेक्स्ट प्लीज। रोगी परीक्षा में ये जिस तरह से अभी मैंने कहा था डिटेल हिस्ट्री है, डिटेल हिस्ट्री के साथ हेतु लिंग वगैरह को हमने खूब से एक्सप्लेन करना चाहिए। दशविध परीक्षा बहुत से लोग हम ये सब दशविध परीक्षा सबको आती है, सब करते भी हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग प्रकृति और विकृति में ही डिफरेंस नहीं कर पाते। और बहुत बार ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि प्रकृति और विकृति में, यदि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ कि एक पेशेंट था हमारे पास एक कस्बे का, उसको श्वास का इशू था, मतलब श्वास तमक श्वास जिसको बोलते हैं, तो उसको विकृति जन्य सब ठीक था, लेकिन उसके प्रकृति पित्त प्रधान थी। तो सब चिकित्सकों ने उसको खूब सारा श्वास कुठार रस है, दशमूल है, चित्रक है, ये वो, मतलब इस तरह से कंटकार्यावले है, बहुत सारे खूब सारे कॉम्बिनेशन उसको दे रखे, उसे बहुत सारे ट्रीटमेंट उसने कराया। वो बाद में फिर हमारे पास आया, उसने प्रयास किया कि भाई आप देखो, आप भी देखो जी, कुछ हो सकता हो। तो कुछ नहीं, हमने उसको थोड़ा सा देखा, असेसमेंट किया, उसकी प्रकृति पित्तज थी, तो हमने प्रकृति पित्तज के अनुसार उसकी थोड़ी चिकित्सा की, उसके वो थोड़ा चिकित्सा में प्रवाल पिष्टि को ऐड किया और कुछ और थोड़ा सा जिस तरह से गिलोय का, मध्यष्टि का या वासा का प्रयोग किया। तो पेशेंट ने तुरंत 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पेशेंट रिस्पॉन्स करके ठीक हो गया। और ऐसा मैंने कोई बड़ी दवाइयां दी हैं ऐसा नहीं है, वो पेशेंट बिल्कुल सामान्य सी चिकित्सा हमने उसकी की। वो क्योंकि प्रकृति को हमने बेस बना के चिकित्सा की, प्रकृति से विकृति को देखा और विकृति और प्रकृति में डिफरेंशिएट किया। जब ऐसा कर पाए तो वो हमें तुरंत प्रभाव से लाभ मिला। इसी तरीके से सार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति स्पेसिफिकली देखें तो अभिरण जरण शक्ति। हम आहार शक्ति को सिर्फ ये पूछते हैं जी भूख कैसी लग रही है जी, बहुत अच्छी लग रही है जी, लेकिन उसका डाइजेशन कैसा है उसके बारे में डीप क्वेश्चनिंग्स नहीं करते हैं। कि वो एक पेशेंट है, मान लो कि सुबह 4 पराठे खा के दुकान पे बैठ गया और दिन में भी 4 पराठे खा गया, बहुत भूख अच्छी लगती है जी, बहुत भूख अच्छी लगती है जी। अरे उसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उस अभिरण शक्ति, उसकी जरण शक्ति कैसे, होकर गैस बढ़ती है जी, उसके बारे में हम असेसमेंट, मतलब ये डिटेल्ड हिस्ट्री है, रोगी की परीक्षा है। यदि हम नहीं जाएंगे तो हम उसको असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम ठीक से बात नहीं करेंगे, तो वो हम ठीक नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजों से हमें उनको निकालना पड़ता है और बहुत बड़ी बड़ी चीजों को नहीं देखना है। अष्टविध परीक्षा में भी देखते हैं नाड़ी, मलम, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, आकृति जैसे करके हम नाड़ी देखते हैं। ज्यादातर तो नाड़ी जो है हम पल्स देखने के लिए करते हैं, बहुत से कुछ नाड़ी वैद्य हैं जो नाड़ी चिकित्सा करते हैं। मैं बहुत अच्छा नाड़ी वैद्य नहीं हूँ। और मल के बारे में हम प्रश्न पूछना ही भूल जाते हैं। मल की प्रवृत्ति कैसी है, मल की प्रवृत्ति कितनी बार है, मल क्या प्रॉपर इवैक्यूएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा जब तक असेसमेंट हम ठीक से नहीं करेंगे तो हम उसके मल की, मतलब परीक्षा तो एक अलग चीज है कि हम जो मल की अलग से परीक्षा करेंगे, लेकिन इस सब के बारे में हम असेसमेंट यदि हम नहीं करेंगे तो पेशेंट को ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, मतलब डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मूत्र, अब मूत्र के बारे में मैं कोई कॉमन प्रैक्टिकल देखेंगे आपकी, पेशेंट आता है जी मेरे को एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, तो हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि इसको प्रोस्टेटाइटिस होगा या फिर यूटीआई होगा या यूरिन इन्फेक्शन होगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि उसकी चिकित्सा में मूत्र स्त्रोतजन्य चिकित्सा आपको मिलेगी। कोई बहुमूत्रांतक रस दे रहा है, कोई चंद्र प्रभावटी दे रहा है, कोई शिला प्रभंग है, अलग अलग तरीके का सबका अपना अपना चिकित्सा रहता है। लेकिन इसके बारे में हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस अलग है। वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को अलग, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुमूत्रता एक लक्षण दिया हुआ है, आम ज्वर में भी, आम बात में भी। तो बहुत सारे पेशेंटों को जब हमारे पास बहुमूत्रता का पेशेंट आता है तो हम उसकी आम की चिकित्सा करते हैं। पहले हम उसकी मल प्रवृत्ति ठीक समय हो, मूत्र प्रवृत्ति बाद में देखेंगे, मल प्रवृत्ति ठीक हो, उसके पाचन ठीक से हो रहा है, आम का पाचन ठीक हो गया, ऐसा करके हमने सामान्य औषधि भी देते हैं। तो लगभग 60 से 70% पेशेंट जो है उनकी बहुमूत्रता का ठीक हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको असेसमेंट जो है उसकी उस तरीके से की कि भाई मैं उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, जिह्वा से लेके, शब्द से लेके, स्पर्श के बारे में मैं यदि छोटे से, बहुत सारे कंसेप्ट है कि हमारे त्वक स्पर्श है, हम उसको करते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि वात का प्रकोप कितना है, पित्त कितना है। तो छोटा छोटा हम सहज भाव से एक बार करके देखेंगे तो हमें बहुत कुछ इसमें
सीखने को मिलेगा। मॉडर्न पैरामीटर्स जीपीई है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे मैंने पहले डिस्कस हो ही गया अपना, लैब है, रेडियोलॉजी है, इसको पूरा असेसमेंट हमें ठीक से करना चाहिए। डेफिनेटली मॉडर्न पैरामीटर्स का हमें सहयोग लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, संप्राप्ति एंड द पैथोजेनेसिस। ये भी जैसे मैंने पहले डिस्कस हुआ कि विकृति और प्रकृति के बारे में डिफरेंस होना चाहिए। विकृति असेसमेंट, विकृति के असेसमेंट करते हैं और विकृति के असेसमेंट के साथ साथ हम दोषों के अंशांश कल्पना के बारे में बात करते हैं। अंशांश कल्पना के बारे में लगभग 30 साल से मैं सुनता रहा कि भाई 30 साल पहले से सुनता रहा है कि दोषों के अंशांश कल्पना करनी चाहिए, अंशांश कल्पना करनी चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल की प्रैक्टिस में समझ में आया कि दोषों के अंशांश कल्पना कैसी होनी चाहिए। गुरुवादी गणों की तरतम भाव से अंशांश कल्पना करना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये पूरा का पूरा मेरे को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स है। और यदि हम केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से देखें कि अंशांश कल्पना बातों में करें, बातों में नहीं, यदि हम ठीक से 20 गुणों की पेशेंट के अंदर असेसमेंट कर लें और उसके हिसाब से आगे चिकित्सा करेंगे, बहुत सिंपल है। बहुत एक्सपीरियंस यदि बहुत ज्यादा है आपको तो तुरंत कर सकते हैं, आप तुरंत चीजों को निकाल लेते हैं, तुरंत आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। नहीं तो जो बच्चे यदि कोई विद्यार्थी इसमें अपने जुड़े हैं, तो मेरा ऐसा निवेदन है विद्यार्थियों से कि पूरी डिटेल में आप पेशेंट की हिस्ट्री लें, डिटेल से सारी चीजों को देखें और उस गुरुवादी गुणों को तरतम भाव से इवेलुएट करना सीखें। जब आप इवेलुएट करना सीखेंगे तो उसका एक रिजल्ट आपको अलग से मिलेगा, वो चिकित्सा में रिफ्लेक्ट करेगा आपके। तो मैं आगे बताऊंगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि कैसे चिकित्सा में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस दोषों के अंशांश कल्पना का पैथोजेनेसिस में कहाँ क्या है और उसके लक्षणों में क्या है, उसकी प्रकृति में क्या था, वो सारा हमें असेसमेंट करना चाहिए। अग्नि, कोष्ठ और आम का असेसमेंट, इसके बिना कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहिए। यदि आप आम का असेसमेंट करके ठीक नहीं कर सकते हैं, आम का असेसमेंट ठीक नहीं करेंगे, अग्नि का असेसमेंट ठीक नहीं करेंगे, कोष्ठ का असेसमेंट ठीक नहीं करेंगे, तो आप चिकित्सा कर ही नहीं सकते। सीधा फार्मूला है कि यदि आपने ये नहीं किया तो आपने कुछ किया ही नहीं पेशेंट में, और यदि ये किया तो आपको शायद ही कुछ करने की आवश्यकता रहेगी। सामान्य चिकित्सा है, मतलब यदि हम माने जिस तरह से कोष्ठ तो मृदु है लेकिन आम की दुष्टि है, वहां पे हरितकी से विरेचन होना चाहिए था लेकिन वहां कुटकी भी विरेचन नहीं कर पा रही है, या इच्छा वेदी विरेचन नहीं कर पा रही है, क्योंकि आम की प्रॉब्लम है। यदि आम पाचन कर देंगे तो ऐसे पेशेंट जिनका क्रूर कोष्ठ है उनको भी सामान्य औषधि से विरेचन हो जाएगा। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिस में कि सामान्य औषधि का प्रयोग यदि अग्नि, कोष्ठ और आम के असेसमेंट करके हम सामान्य औषधि का प्रयोग भी करेंगे तो वो शायद कई गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है सामान्य सिंपल सी मेडिसिन। कई बार तो लोगों को लगता है यार ये सिंपल मेडिसिन से क्या होगा, मैं कहता हूँ आप लो तो सही, और वो पेशेंट उसी से ठीक हो जाते हैं। इसी के कंक्लूजन में मैंने नेक्स्ट आपको लिखा है कि थिंक अबाउट द स्मॉल थिंग्स। हम क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी कंसेप्ट, बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन, बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, और ये मतलब इसमें यहाँ दोष का अनुबंध है, ये हो गया, अनुबंध से अनुबंध ये होगा, आश्रयकर्ष उसका ये होगा, उसमें ऐसा। कई बार हम लगता है कि हम पेशेंट को या अपने आप को चीजों में कॉम्प्लिकेट करते हैं, या फिर हम विद्यार्थियों में सब चीजों को बताते हैं तो विद्यार्थी कभी कभी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि सिंपल चीजों के बारे में, जैसे मैंने बहुमूत्रता का बताया, सिंपल आम की दृष्टि से उसको हमने ठीक कर दिया, कुछ भी दे दिया, थोड़ा सा आम पाचन दिया, पेशेंट ठीक हो गया। तो सिंपल चीजों में यदि हम चीजों के बारे में सोचेंगे तो शायद हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में ना सोचते हुए, मतलब किसी पेशेंट को यदि हम लग रहा है कि उसको थकावट हो रही है, बहुत ज्यादा उसको सांस फूल रहा है, और मैं उसके बारे में उसकी ईसीजी भी कर दूंगा, उसका सब कुछ मॉनिटर कर दूंगा, लेकिन मैं उसका एचबी चेक नहीं करूंगा, वो गड़बड़ है। तो बेसिक चीजों से हमें शुरू करना है, छोटी छोटी चीजों से सोचना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। छोटे छोटे कंसेप्ट को ठीक करते चले जाएंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ट्रीटमेंट नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज, हम बिजी कर दिया मैंने आपको। ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट, निदान, परिवर्जन, केयर ऑफ प्लान,
मैं कुछ आपको कुछ ऐसा विचित्र नहीं बताऊंगा। निदान प्रयोजन हम बहुत सारा, ये जिस तरह से रोगी परीक्षण के बारे में हमने बताया कि हमें काफी कंसंट्रेट करके और ठीक से इवेल्युएशन करना चाहिए, इसी तरह से ट्रीटमेंट करते टाइम भी छोटी छोटी चीजों का बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, ये ऐसा मानना है मेरा। अब निदान प्रयोजन के बारे में बात करते हैं। निदान प्रयोजन में मैंने देखा कि बहुत बार हम बोलते हैं कि आपको बेटा, बच्चे को या पेशेंट को बोलते हैं कि आपको पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा करके हम बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, पेशेंट फॉलो करता है। अब पेशेंट आया कहता है हाँ जी मैंने इसको ना बर्गर पिज्जा नहीं दिया। अब आजकल क्या करते हैं हम कि घर पे बना लेते हैं, तो निदान प्रयोजन तो नहीं हुआ। वो पेशेंट कहता है नहीं जी मैंने बाहर का नहीं खिलाया, घर का खिला दिया, निदान प्रयोजन तो नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें कि वास्तव में वो निदान का परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसको डिटेल यदि हम बात करेंगे तभी हमें पता चलेगा निदान क्या है उसका, व्याधि का। अभी जैसे एक पेशेंट का छोटा सा हम एग्जांपल देंगे कि एक पेशेंट है, हमारे दुकानदार है कोई, वो बेचारा रात को आता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम्स है, और वो रात को आता है 10 बजे दुकान से आता है, वो खाना खाता है और वो आके ट्रीटमेंट, उसने मेरे से ट्रीटमेंट लिया और वो शुरू कर दिया। वात व्याधि है उसको, संधिवात मालूम है। 5 दिन के बाद आता है डॉक्टर साहब मैंने आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, मैं लेकिन अभी तक ठीक नहीं हूँ। मुझे क्या हुआ, कहते अभी शुरू हुआ है। फिर मैंने उसका देखा कि उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात की, जैसे अभी बिहार भी इस कॉलम में उसी में आ जाएगा पार्ट। वो रात को 11-10 बजे आता है, खाना खाता है, सोता है, 11 साढ़े 11 बजे बाद आते हैं। फिर कहता है जी मैंने सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया और मैं योगा करने चाहता हूँ। भाई 4 बजे उठना शुरू कर दिया, आपकी नींद कब पूरी होती है? बोले जी नींद तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब एडजस्ट क्या कर लेगा भाई, यदि आप 4 घंटे सो रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो आपके अंदर वात का प्रकोप हो रहा है। जो निदान आपका और कुछ था, वो निदान आपने और बढ़ा दिया उसमें, लेकिन वात का प्रकोप और बढ़ा रहे हो आप। तो हमें ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है असेसमेंट करनी पड़ेंगी। निदान के बारे में बड़ा ठीक तरीके से रोगी से बातचीत करना और उसके बारे में असेसमेंट करना, और उसको ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें बताना ये कर ही ना पाए, भाई ऐसी चीजें बताना जो कि वो आराम से फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिकल चीजें बताना। अब केयर प्लान जो हमें ठीक से अपना पेशेंट के बारे में हमें ये बिल्कुल पिक्चर, हमारा एक हर कोई पेशेंट एक नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट होता है हमारा, और हर पेशेंट में हमें एक नई ठीक तरीके से अपना चिकित्सा प्लान करना चाहिए। तो मैं अभी इसका आम पाचन करूंगा, फिर विरेचन करूंगा, फिर वस्ती दूंगा, या फिर मैं इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रसायन दूंगा। मतलब एक अपना दिमाग में एक पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए। रैंडम नहीं है कि आज दे दिया कल देखेंगे क्या करना है, ऐसा नहीं है। ठीक से पेशेंट के बारे में प्लान करके अपने को चलना चाहिए। आहार की असेसमेंट प्रकृति, विकृति और काल के अनुसार, जैसे हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, व्हाई टू ईट एंड व्हाट टू ईट। हर डिजीज के बारे में हमें ये बेसिक प्रैक्टिकल हमें नॉलेज होनी चाहिए, और वो इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसको जवाब दे सकें, सारी चीजों के बारे में ठीक से उसको बता सकें। और ये टारगेटेड ऐसा होना चाहिए जो आपके एरिया में अवेलेबल है। ये नहीं है कि भाई ऐसी चीजों के बारे में आप बता रहे हैं जो आपको अवेलेबल नहीं है, या फिर आपने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो अवेलेबल नहीं है, या फिर उसकी डाइट्स में क्या है। और इसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास कि बाई चांस आपको नहीं पता है तो उसका जवाब दे दो। बाई चांस एक बार आपको पता है कि ये सब्जी उसको खानी है कि नहीं खानी है, तो आप उसको बता दो हाँ जी खानी है, या फिर बता दो नहीं खानी है। अगली बार आप उसको पढ़ के बताओ कि ये ऐसा नहीं करना है। तो लेकिन हमें जिस तरह से आचार्य चरक ने भी जिस तरह से उसमें चिकित्सा में अलग अलग आहारों का प्रयोग किया है, तो हमें हर आहार के बारे में, हर डाइट के बारे में पेशेंट को पूरा क्लियर करना है। और इस तरह से अभी क्या है, बहुत सारे पेशेंट देखेंगे कि डाइटरी चार्ट बनाते हैं, पेशेंट डाइट चार्ट मांगते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं किसी पेशेंट को कोई डाइट चार्ट नहीं देता। मैं सामान्य जो घर में आहार है उसको मैं ऐसे मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो इजीली फॉलो कर सकता है। ये ना हो कि हम ऐसा बता देंगे उसको फॉलो ही ना कर पाए। तो ऐसा आहार की कल्पना, सामान्य आहार की कल्पना और सामान्य विहार की कल्पना जो वो प्रैक्टिकल उसकी लाइफ में। अब कुछ पेशेंट है कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, सुबह मेरे पास टाइम नहीं हो, तो कोई बात नहीं, शाम को करो आप एक्सरसाइज। ये हमें थोड़ा सा चीजों को रिलैक्स करना पड़ेगा। अब कोई फ्लैट्स में रहते हैं, उनके पास ओपन एरिया नहीं है, तो आप अपने रूम में बालकनी में जाके करेंगे। ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। और स्पेसिफिक डिजीज रिलेटेड
योग या फिजियोथेरेपी हमें लिखने की आदत नहीं है, हम प्रैक्टिस में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि आपको ये योगासन करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि समग्र रूप से जब तक चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी पेशेंट को उस तरीके का लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास चिकित्सा में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। केवल दवाई मात्र से हम यदि सोचे हैं कि चिकित्सा कर पाएंगे तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा समस्या आने वाली है। तो हमें पूरे समग्र रूप से चिकित्सा करने के लिए हमें वाइड नॉलेज के साथ, वाइड प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि यही चिकित्सा दृष्टिकोण हमारा रहता है तो हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसमें जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आम मेरे को लगता है कि वस्ती अर्ध चिकित्सा है तो आम पूर्ण चिकित्सा है। आम की चिकित्सा हम सबको पता है कि आम की चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम, मतलब मेरा एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि हम किस रस से उसका पाचन कर रहे हैं, तिक्त रस से कर रहे हैं, लवण रस से कर रहे हैं, कटु रस से पाचन कर रहे हैं, और ये सारा का सारा आम का पाचन ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसका हमें ठीक से रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये इवेल्युएशन बहुत जरूरी है, और यदि हम ठीक से इवेल्युएट करके सारी चीजें चलेंगे तो ही हम एक वाइज ड्रग सिलेक्शन कर पाएंगे। और वाइज ड्रग सिलेक्शन का मतलब है कि वही एक वाइज अच्छी नॉलेज ड्रग्स की हो, और तरतम भाव से हमें पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन इसलिए काम आएगी। अब यदि हम 4 चीजें पूछे, 3 चीजें बड़े कॉमन है, रस, राज रस, योगेंद्र रस और विद्वत चिंतामणि, तीनों में यदि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि भी इसका प्रयोग कहाँ करना है, इसका प्रयोग कहाँ करना है, किसका प्रयोग कहाँ करना है, तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। हमारी खुद की नॉलेज जो है, शास्त्रोक्त नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, ये मैं दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। और यदि हमने ठीक से तरतम भाव से गुरुवादी गुणों की परीक्षा अंशांश कल्पना करते हैं तो हम मिनिमम टारगेटेड मेडिसिन की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं मेरे चिकित्सा में बात करता हूँ 2-3 मेडिसिन, 4 मेडिसिन, 2-3 मेडिसिन ज्यादा कभी लिखता नहीं मैं, चौथी किसी किसी में होती है। और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स के भी हैं या कुछ और ऐसे आप देखेंगे जिसमें 10-10, 15-15, तो मैंने 25-25 मेडिसिन भी एक प्रिस्क्रिप्शन पे देखी है। और लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब दवाई खाएं कि रोटी खाएं, क्या खाना खाएं, तो इस तरह का ना करके हमें एक सिंगल ड्रग की तरफ या फिर मिनिमम टारगेटेड मेडिसिन, जो मिनिमम मेडिकेशन पेशेंट का हो सकता है केवल पेशेंट हरितकी से ठीक होने वाला हो सकता है पेशेंट केवल चिरायता से ठीक होने वाला हो, इस तरह की सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और पेशेंट को मेडिसिन ठीक से ले, वो होता क्या है कि पेशेंट ने, हमने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, असेसमेंट भी ठीक कर दी, लेकिन पेशेंट ठीक से दवाई नहीं लेता है। कभी वो खाली पेट लेनी थी, वो खाना खाने के बाद ले रहा है। आपने बहुत दिमाग लगा कर लिखा कि मैंने तो अपान वायु के लिए एक मेडिसिन लिख दी है, आपने हरितकी का प्रयोग किया अपान वायु के लिए, लेकिन वो ले रहा है खाना खाने के बाद, तो आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आपने कोई ऐसे लिखा कि ब्रह्मगीत लिखा, आपने खाली पेट उसको, ब्रह्मगीत आपने लिखा रात को भोजन के बाद देना है, क्योंकि आपने उदान विकृति में लिखा था, लेकिन वो ले रहा है सुबह सुबह खाली पेट। तो इस तरह से पेशेंट को ठीक से मेडिसिन समझाना और ठीक से वो ले, इस बारे में चिंता करना भी हमें ही है, क्योंकि यदि पेशेंट ठीक से हम नहीं कर पाएंगे तो उसका लाभ पेशेंट को नहीं मिलने वाला। तो नेक्स्ट आता है कि इसी तरह से पूरे शास्त्र की जो रेफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोसीजर्स का सिलेक्शन करना, पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन देना, और ठीक होने के बाद ठीक से रसायन का प्रयोग करना भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद हमें अपने फंडे क्लियर रखने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अबाउट द स्पेशलिटी इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट, हमें पता होना चाहिए कि मैं ये ट्रीटमेंट कर सकता हूं। अबाउट द प्रोग्नोसिस, मेरे को उस बीमारी के रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए, वो ठीक से उसको पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्सेप्टिंग बिहेवियर, अब इस सारे के सारे में 3 चीजें आई कि मेरे को किस बीमारी का इलाज करना है, ये मेरे को पता होना चाहिए। मान लो मेरे पास आया कहता है कि एंजियोस्पर्मिया, मैं कहता हूँ भाई मेरे बस का नहीं, एंजियोस्पर्मिया मैं ठीक नहीं होता, तो आप चाहो तो इलाज ले सकते हो। मैंने उसको प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को पता है मेरे से ठीक नहीं हो रहा। ये मेरे को अपने फंडे क्लियर रखने चाहिए और मेरे को इस चीज का एक्सेप्ट भी करना चाहिए
कि मेरे पास इस चीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। काम करने का अर्थात ये नहीं है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, काम करने का अर्थात ये है कि मैं अभी नॉलेज अपडेट कर रहा हूँ। हो सकता है कोई अच्छे वैद्य हैं जिनके पास एक कोई अच्छा इलाज हो सकता है, तो मैं उनसे सीखूंगा। जब मेरे को सीख जाऊंगा तो मैं कहूंगा हाँ मैं इलाज कर रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में मेरे को कुछ नहीं आता और मेरे को लग रहा है उसका प्रोग्नोसिस खराब है, मैं फिर भी उसको मूर्ख बना के या किसी भी कारण से उसको गलत गाइड करूंगा, तो मेरी रेपुटेशन जो खराब होगी वो होगी। लेकिन इसके बियॉन्ड जो है आयुर्वेद के प्रति जो उसका समर्पण जो है उसको खराब होने वाला है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी चिकित्सा में मैं एक्सेप्टिंग बिहेवियर होता है, मैं कर सकता हूं तो मैं बता देता हूँ जी होगा, मेरे को पता होता है इतना होगा तो उतना होना चाहिए, और यदि नहीं हो सकता तो कहता हूँ जी मेरे से ये पेशेंट ठीक नहीं होगा। यदि आप इस तरह की चिकित्सा करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि काफी लाभ मिलता है। इसी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोचेज अबाउट द आहार विहार, अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टेबल एंड मेडिसिन, इसके बारे में हमें मेडिसिन जो लिखते हैं वो ऐसी लिखनी चाहिए जो कि जिस तरह हम तो एक सरकारी चिकित्सा के बाहर के लिखते हैं, तो पेशेंट को ऐसी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अवेलेबल हो। मैं ऐसा लिख दूंगा कि अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। बी थॉट अबाउट द, अब हमें जो सीखा देखा, बहुत बार पेशेंट आके कहता है जी मैं ठीक नहीं हुआ। अरे प्रैक्टिकल सा होता है, कोई हर कोई डॉक्टर 100% इलाज कर सकता है, मेरे को लगता है ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो पेशेंट ठीक नहीं भी होते, वाई द पेशेंट इज नॉट ओके। अब ये हमें अपने पेशेंट के प्रति हमारी चिकित्सा का हमें एक विजन रहना चाहिए कि भाई पेशेंट आया ठीक नहीं हुआ, अब ठीक नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, अब उसमें मेरी गलती थी, मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया, मैंने उसकी ठीक से हिस्ट्री ले ली, या मेडिसिन ठीक नहीं थी, या मेडिसिन ठीक से समझाई नहीं, या पेशेंट ने ठीक से नहीं ली। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक पेशेंट को इलाज लिखा और पेशेंट ने इसने इलाज लिया, लेकिन हमें पता चल जाता है ये गड़बड़ की, तो उस गड़बड़ को सुधारना। अभी मेरा डायग्नोसिस तो ठीक था, मेरा ट्रीटमेंट भी ठीक था, ये मेडिसिन है किसने इस क्वालिटी की मेडिसिन ली इसलिए ये ठीक नहीं हुआ। तो इस तरह जो भी गड़बड़ हो उस ट्रीटमेंट को उसको सुधारना। और बहुत बार ऐसा होता है यार सारी चीजें ठीक है, पेशेंट को मेडिसिन भी ठीक दी है, पेशेंट दी भी ठीक है, मेरा डायग्नोसिस भी ठीक था, और वो पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है। तो लेकिन मैंने तो उसमें मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ जी कंटिन्यू रिपीट कीजिए आप वापस इसको। और उसमें ऐसा हुआ कि 70 से 80% पेशेंट वापस आके कहता है नहीं जी मैंने 5 दिन की दवाई ली थी जब तो मैं ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अगले 5 दिन मैंने वापस उसी तरीके से वही दवाई ली है, अब मैं ठीक हूं। तो अपने कंसेप्ट पे, अपने शास्त्र पे, अपनी नॉलेज पे विश्वास रखना और ठीक से असेसमेंट करना है गड़बड़ कहाँ है, उस सारी असेसमेंट को ठीक से करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यदि ये नहीं सोचेंगे तो हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। असफलता जो है वो हमें सिखाती है, लेकिन बार बार असफल होना वो हमारी गलती है। और यदि हम बार बार असफल किसी एक चीज में हो रहे हैं और हम गलती नहीं सुधार रहे हैं तो हमें खराब होने से, भविष्य हमारा खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ऐसा करना चाहिए। रेगुलर स्टडी इन द प्रैक्टिकल थॉट्स, आयुर्वेद कंसेप्ट जैसे हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग कहते हैं चारों तरफ फिजिक्स देखो, मैं कहता हूं कि ट्राई टू फाइंड द आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स अराउंड यू। आप अपने पास ये देखिए मेरे पास आयुर्वेद क्या है, मैं चारों तरफ आयुर्वेद क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे आयुर्वेद कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, यहाँ पे जैसे गुरुवादी गुणों की बात की थी, गुरुवादी गुण कैसे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। उस तरीके से हम अपने चारों तरफ आयुर्वेद को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो थॉट प्रोसेस है, यही लिटरेरी विजन जो है, यही हमें नई डिजीज का, चाहे कोविड आएगा चाहे और बहुत सारी डिजीज भविष्य में भी आएंगी, जिनका हमारा इलाज हम अच्छे से कर पाएंगे। और हमें सब कुछ हमारे जो शास्त्र में मेंशन है उनको नए सिविलाइजेशन के हिसाब से, नए तरीके से हमें करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ एक सिंपल सी मेरी कुछ स्टोरीज जो है न्यूज में छपी है। नेक्स्ट प्लीज, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक पेशेंट था, जैसे 9 साल पुरानी बीमारी, 1 माह में आयुर्वेद से इलाज हुई। ये पेशेंट को 8-9 साल से फीवर आ रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, वेदांता से भी लिया, सब जगह से लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। अभी मेरे पास ठीक हो गया, शायद कई जगह सर्कुलेट भी हुई स्टोरी, वायरल भी हुई, बहुत सारे लोगों के फोन आए, डॉक्टर क्या कर दिया क्या कर दिया। अब मैं यार क्या बताऊं क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा हुआ है ना, थिंक अबाउट द सिंपल थिंग्स। मैंने वही किया
कि छोटा सा इसको आम पाचन करा के पेशेंट को सिंपल विरेचन दिया, पेशेंट ठीक हो गया, थोड़ा सा रसायन सेवन कराया, पेशेंट ठीक हो गया, आज भी पेशेंट ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पेशेंट देखेंगे, 1 साल पहले आयुर्वेद ने कह दिया था घुटने बदलने पड़ेंगे, 11 माह आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से सब। ये लड़की जो थी हमारे पास 4 फ्लोर तक, तो सॉरी हमारे पास जब आई थी तो अपने फादर के सपोर्ट लेके आई थी और वो चल भी नहीं पा रही थी ढंग से। हमने ठीक से असेसमेंट किया, ठीक मैंने कहा कि जैसे विहार की कल्पना, हमने उसकी आहार विहार डाइटरी ट्रीटमेंट सब हमने आमवाद के हिसाब जो करना था वो किया, लेकिन उसके साथ हमने उसकी जो फिजियोथेरेपी थी, काउंसलिंग, जो हमारे जो योग का हमने असेसमेंट करना था वो कराया। अभी भी ये लड़की 3-4 फ्लोर पे आराम से भाग के चढ़ जाती है। तो ये एक 2 और भी हैं, प्लीज नेक्स्ट प्लीज। तो कोई बड़े कंसेप्ट हमने इसमें यूज नहीं किए। इसी तरह से यदि हम ब्लड प्रेशर का एक पेशेंट है हमारे पास, आज भी वो लगभग 13 से 16 तक हमारे पास इलाज कराया था। 16 साल के बाद, 8 साल के बाद वो लड़की, छोटी सी लड़की थी, 15-16 साल की लड़की, आज वो एडवोकेट हो गई है। 4 बीपी की दवाइयां खाती थी, आज एक भी नहीं खा रही है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, सामान्य चिकित्सा से किया। इसी तरह से डिस्क स्लिप है या फिर पीलिया का एक इलाज का एक पेशेंट और है। नेक्स्ट प्लीज। अभी जैसे एक ये मैं स्टोरी और दिखाता हूँ आपको। मूत्रोत्संग रोगी से मुक्ति पाने के लिए 5 लाख कर भी राहत नहीं मिली। एक पेशेंट हमारे पास था जो बार बार, जिसको मूत्रोत्संग था तो डायलिसिस कराना पड़ता था, बार बार हर महीने जाकर डायलेट कराना या सर्जिकल कराना था। अब बड़े बड़े कंसेप्ट, बड़ी बड़ी चीजें बहुत हैं, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट हमने सोचा कि भाई क्या है, अपान वायु वैगुण्य है, उसकी दिक्कत ठीक करनी है। तो हमने आम पाचन करके विरेचन किया, अनुलोमन किया, पेशेंट ठीक हो गया। और लगभग 1-1.5 साल के बाद आज तक पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके बाद इस तरह काफी पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं, सब ठीक हो रहे हैं बिल्कुल सामान्य चिकित्सा से, सामान्य ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट प्लीज, लास्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट प्लीज। बस literature is aptopdes, so believe 100%, study each and every part and find the clinical acceptability of each thought. Careful assessment with the logic and the confidence. Be smart, but not over smart. Treat with whole, not only with the medicine. Don't compromise with the steps. Don't compromise with your steps. Success is awaiting. मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम सब ठीक तरीके से काम करेंगे तो आयुर्वेद को जो हम चाहते हैं कि हमारी एक आयुर्वेद जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो और राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बने, उसमें हमारा एक जो अहम योगदान रहने वाला है, ऐसा अवश्य होगा। और इस सब के लिए आपने मेरे को सुना, 1 घंटा लगभग हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मैडम का, सर है हमारे, सबने जो एक ऐसा मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही बढ़िया लेक्चर, और आपने बहुत सारे पॉइंट्स को किया। मुझे लग रहा है कि कुछ केस स्टडी के साथ, अगर आप जैसे गुणों का आकलन, है ना, ऐसे मैं आपसे फोन करके एक विषय आपका समय लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे जो क्लिनिशियन जुड़ते हैं ना, उनके लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद कि, और एक जो पार्टिसिपेंट्स, अभी मैं नाम भूल रही हूँ, जिन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया था, और हाँ, डॉक्टर सुमन जी 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 जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो मैडम पूछ सकते हैं, वैसे कोई ऐसा कोई स्थान नहीं पूछने वाला, बड़ा कुछ चीज थी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक नंबर डालती हूँ, उसके व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए, क्योंकि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये मैंने नंबर डाला है चैट बॉक्स में, आप उस नंबर के व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा माफी चाहूंगी, है ना, वो ट्रेन का समय हो गया। हाँ जी, आपको तो डॉक्टर बलदेव सर आगे कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना। हाँ जी मैम, प्लीज। जी 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 जी, सर ओवर टू यू। बलदेव सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी सर, जी सर, ओके जी, धन्यवाद। डॉक्टर आरती, मैंने एक नंबर डाला है, अभी अनम्यूट नहीं करेंगे बेटा, है ना। पिछले उसमें 2-3 में अच्छा अनुभव कुछ नहीं रहा है, तो समाज में हर एक प्रकार के लोग होते हैं, मगर अब क्या किया जा सकता है ना। तो इसलिए मैंने एक नंबर डाला है, उस नंबर के ऊपर आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए,
बलदेव सर उसको और अपने आज के स्पीकर के सामने रखेंगे। डॉक्टर आरती ने शायद सुन लिया होगा मेरी बात। हैंड रेस करने पे मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी आज, है ना। तब तक आप ही डॉक्टर साहब कोई चिकित्सा का कोई अनुभव शेयर कर दो जब तक इनके क्वेश्चन आते हैं। किस कोई विषय संधिवात में तो बहुत सारे पेशेंट ठीक करते रहते हैं, मैं देखता हूँ। इनको अच्छा लगेगा कोई भी। बहुत बड़े बड़े केसेस नहीं है सर, सिंपल है। जैसे संधिवात के पेशेंट्स हैं कि संधिवात में हम बहुत सारी ट्रीटमेंट्स देते हैं, लेकिन संधिवात में हम फिजियोथेरेपी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कुछ यदि सिंपल सी एक्सरसाइजेज को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे हम उसमें योगराज ग्लू, चाहे द्रव्यशांग या जो भी हम चिकित्सा करते हैं अपने स्तर पर, जिसकी भी जो नॉलेज है वो चिकित्सा करते हैं, यदि हम उनको थोड़ा सा उसमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज यदि आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। नहीं तो सामान्य जो क्वाड्स एक्सरसाइज है या गैस्ट्रो उसकी एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज यदि हम कराएंगे पेशेंट को, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे 1 और 1 11 हो गया है। ट्रीटमेंट तुरंत प्रभाव से रोगी को कहेगा जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तुरंत मेडिसिन उसको काम कर ये, लेकिन वो होना चाहिए शुद्ध संधिवात का। शुद्ध संधिवात में और आमवात में हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो वो इस तरह का, इसी तरह से यदि हम सर्वाइकल के पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हम थोड़ा सा मतलब ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक थोड़ा सा मरम की चिकित्सा हम करते हैं, और सर्वाइकल के लगभग कोई शायद 5-7% केसेस को छोड़ दो तो 95% केसेस में मेरा ऐसा मानना है कि हम वहीं पे टेबल पे ठीक करके भेजते हैं। थोड़ा सा मरम चिकित्सा हमने की, थोड़ा सा एक्सरसाइज बता दी, सामान्य उसको रुक्ष संवेदन किया और थोड़ा सा कुछ मेडिसिन थोड़ी सी देंगे तो चलेगा, लेकिन वो प्रैक्टिशनर अपने हिसाब से मेडिसिन डिसाइड करे। लेकिन थोड़ा सा हमें इस मतलब सर्वाइकल में, स्पाइन में या जॉइंट पेन में जहां भी हमें एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए, हमें ठीक से फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज उसके बारे में खुद को आनी चाहिए, योग की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से मरम की चिकित्सा है, यदि आपको नहीं आता थोड़ा सा कुछ आपको आना चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि अब हेडेक का पेशेंट आता है, कुछ 2-4 मरम पॉइंट हम दबाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी भी अभी तक ऐसा फेलियर नहीं हुआ है पिछले 4-5 साल से मैंने सीखा है कि कोई पेशेंट ऐसा हो कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि इंजेक्शन उसको लगे, IM इंट्रामस्कुलर उसको बोवरॉन या कुछ इंजेक्शन लगाए, उस इंजेक्शन का रिजल्ट आने से पहले हम उसका सिर दर्द ठीक कर देते हैं केवल मरम से। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु जो हैं हमें अपनी प्रैक्टिस में ऐड करनी चाहिए और उसके बारे में समझना चाहिए। और जैसे हम सब यहाँ वेबिनार में कर रहे हैं और जगह भी हम कर सकते हैं, लोग सीखते हैं, तो उनको गंभीरता से सीखना चाहिए। हर एक, मैं ये नहीं कहता कि हर पूरे मेरे लेक्चर में शायद मैंने ऐसी कोई बात बताई होगी, लेकिन आप किसी न किसी के लिए एक बात ऐसी जरूर होगी, छोटी सी बात होगी जो शायद उनकी चिकित्सा में उपयोगी हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु हम यदि एक जोड़ते जाएंगे अपने लाइफ में, प्रैक्टिस में, तो हमारी माला बहुत तुरंत जल्दी ही बहुत बड़ी होने वाली है। और ये अप्रोच, लेकिन उसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, शास्त्र को रखते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई शास्त्र को उठा के एक तरफ रख दो और प्रैक्टिकल अप्रोच ना हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बिंदु से काम करेंगे तो शायद काफी लाभ होगा लोगों को। किसी ने प्रश्न तो मुझे लिख के नहीं भेजा है, आरती जी ने हाथ उठाया था लेकिन वो लिख नहीं रही है क्वेश्चन। कोई नहीं सर, तो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसको लिखने में कोई दिक्कत है तो रिकॉर्ड करके ही भेज सकते हैं। एक्चुअली क्या है सुखवीर जी, पिछली बार किसी ने हमारे वक्ता के लिए कुछ गाड़ी इसमें लिख दी थी, जैसे ओपन करते हैं ना इसको। हाँ जी हाँ जी। तो वो थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लगा और मैं इस सार्वजनिक मंच से ही वो वक्ता से भी माफी चाहता हूँ कि उनके लिए ऐसा लिखा गया मंच पे हमारे। वो तो उनका जिसने ऐसा बोला है सर, उनका स्वभाव इसको वो मैंने इलाज किया है पूरा, मैं अब बख्शूंगा नहीं, वो पूरा
साइबर क्राइम में मैंने उसको नोट करा दिया। पिछली बार भी कोई पकड़ा गया था, मैंने माफ कर दिया था उस समय उसको, तो इस बार नहीं करने वाला मैं। आप सबको बताऊंगा नाम भी उसका, कौन है समाज में इस तरह के तत्व। नहीं ऐसे ये एक पॉजिटिव मंच है, कम से कम विश्व आयुर्वेद परिषद का मंच तो मेरे को पता है, क्योंकि मैं खुद भी विश्व आयुर्वेद परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, कि हमारा एक श्रेष्ठ मंच है और हम एक बड़ी पॉजिटिव धारणा के साथ यहाँ पे सीखते हैं, करते हैं और राष्ट्र निर्माण में, आयुर्वेद के निर्माण में, चिकित्सा के निर्माण में लगे हुए हैं। और इतना समय आप सब लोग जैसे गुरुजन देते हैं, बाकी सब लोग देते हैं, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद और पुनः एक बार मेरी तरफ से धन्यवाद, ताकि मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली। भविष्य में मेरी कहीं भी आवश्यकता है तो मैं सबके लिए जुड़ा हुआ हूँ। मेरे से व्यक्तिगत प्रश्न भी बाद में पूछ सकते हैं। जी रखा। सुखवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फिर से किसी ने हैंड रेज किया है, तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको कि आप एक रिकॉर्ड करके, वॉइस रिकॉर्ड करके क्वेश्चन पूछ लें, अगर आप लिख नहीं पाते तो। और ये जो कहने के बाद भी अगर नहीं लिख रहे हैं तो मैं समझूंगा कि ये वही तत्व थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। आरती ने लेफ्ट ही कर दिया, तो असल में अलग अलग नाम से वो लोग ज्वाइन करते हैं, तो जैसे उनको कहीं लिखने का मौका मिलता है तो लिख जाते हैं उल्टा सीधा। चलो ठीक है। हाँ जी। सभी श्रोताओं का भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा लेक्चर आज रहा। आगे जैसा मैडम ने कहा कि किसी पर्टिकुलर ऐसे एक रोगी का ही वृतांत आप विस्तार से सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा आपने कहा कि हिस्ट्री टेकिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था आपका, शुरू में जो आपने कहा कि भाई हिस्ट्री टेकिंग ठीक से करो, तो वही अगर आपने प्रकृति से, विकृति से, सार से, सहनन से, उससे सबसे अगर वो लेना सिखा दिया तो वही बड़ा काम है एक तो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुखबीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार सर। हाँ जी। अंत में वो मंत्र मैडम दोहराती थी, आज सुखबीर जी आप दोहरा दो अपनी आवाज में। कल्याण शांति मंत्र, मंत्र, शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ जी, हाँ जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमो नमः। नमो मंगल कामना के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर, नमस्कार सर।